Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I know guys, it's been since a very long. I posted a video. Actually, I was equipped in some my personal problem, and I promise that this won't be repeated again. I'll be posting regular videos. So guys, please support and help me to grow. So today we are doing part 2 of money and credit, and in the next part, that is part 3, we will cover this chapter and we'll be done with this chapter. So let's start. In the previous video we have covered till the types of money that we did with in the last video, previous video. If you haven't watched that, then please go and watch it out. The previous video have done we have done with the forms of money and currency. The last topic was currency. Today we are going to do in new topic, which is in continuation with that only. The topic is डिपॉजिट्स विद द बैंक के साथ जो हमारे डिपॉजिट होते हैं उन्हें हम डिपॉजिट्स विद बैंक बोलते हैं. फर्स्ट जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, द वे आई हैव पॉइंटेड आउट, द वे आई हैव रिटर्न द पॉइंटर, जैसे 1 2 3 यू शुड राइट दिस वे टू गेट गुड मार्क्स. फर्स्ट इज व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश. जो लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी अर्निंग्स है 10,000 बट मैं कंज्यूम करती हूँ सिर्फ 5 या 6,000 का, बाकी का जो 4,000 है वो क्या हो रहा है उसके साथ, मैं कर क्या रही हूँ. तो ये पूछा व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश. एक्स्ट्रा कैश के साथ करते क्या लोग? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम्स. वो क्या करते हैं, उस कैश को वो सेव कर लेते हैं. कैसे? बैंक में सेव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम्स. नाउ द continuation point under first point says as bank accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट क्या होता है. जब भी हम बैंक अकाउंट को कुछ भी पैसे देते हैं, जस्ट कि तुम इसे रख लो अपने पास या ऐसा कुछ, तो बैंक उसे ना, जो हमने पैसा दिया है वो तो हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, और जो उस पैसे के ऊपर जो बैंक हमें पैसे रिटर्न करता है एज एन इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट. तो बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें कुछ अमाउंट भी पे करता है जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेव विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. और इस तरीके से जो लोगों का पैसा है, जो लोगों का एक्स्ट्रा कैश है, वो सेव रहता है बैंक के पास, और जो पैसा है वो भी अपने आप बढ़ता रहता है. अर्न एन अमाउंट मतलब वो अपने आप बढ़ता रहता है. कैसे बढ़ता है? क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे का, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड पॉइंट सेज एज people also have the provision to withdraw the money as and when they require. हमारे पास ये भी तो होता है कि अगर मैंने आज डिपॉजिट कराया, मुझे एक हफ्ते बाद जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक हफ्ते बाद विड्रॉ भी तो कर सकती हूँ पैसे अपने बैंक अकाउंट में से. तो ये वही बोल रहे हैं, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. क्योंकि जो डिपॉजिट्स हम बैंक में करते हैं वो विड्रॉ हो सकते हैं डिमांड पे. विड्रॉ ऑन डिमांड मतलब जब भी हमें इनकी जरूरत है हम जब उन्हें विड्रॉ कर लेते, वापस निकाल लेते उस पैसे को. ऐसी डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट पढ़ते हैं. बस आपके 10th में देयर जस्ट दिस डेफिनेशन व्हेन यू विल कम इन हायर ग्रेड्स लाइक 12th. तो आपको 12th में बहुत डीपली पढ़ना है व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स एंड हाउ आरबीआई मेंटेन्स, हाउ कंट्रोल्स demand deposits and all that stuff. The third point comes as just we would have heard of payments being made by checks. हमने ये तो सुना है ना, payments in made in check. हमें पता है कि पेमेंट चेक में कैसे होती है इंस्टेड ऑफ कैश. whenever a company deals with another company in large amounts, तो वो कुछ पैसे दे देती है उसे. तो जो उस पैसे को वो देती है वो जनरली इट इज इन फॉर्म ऑफ चेक्स. क्या बिरला, टाटा, अंबानी वगैरह ये कैश में डील करते हैं क्या? ये 1-1 करोड़ की, 10-10 करोड़ की कैश दे के आते हैं? नो, दे जस्ट सिंपली गिव आउट दैट चेक. तो वही ये बोल रहा है कि हमने ये सुना है जो पेमेंट्स होती हैं वो चेक में बनाई करी जाती है इंस्टेड ऑफ कैश. For payments through checks, the payer who has an account with the bank make the check for a specific amount. इसका क्या मतलब है? जो भी पेयर है, जिसको भी पे करना है, वो एक चेक बनाता है किसके?
स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, और उस जो पेयर है उसका एक बैंक अकाउंट भी होता है बैंक में, बैंक अकाउंट नहीं होगा बैंक में तो वो जो चेक पे अमाउंट लिखा होगा वो कहाँ से विड्रॉ होगा, कहीं से विड्रॉ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये लाइन लिखी है, इसका समझ, आई होप आपको ये लाइन का मीनिंग समझ आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट। आई होप आपको थर्ड पॉइंट तक बहुत अच्छे से समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट, चेक। चेक क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना पहले वाले पॉइंट में कि हम कैश की जगह चेक में ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तब चेक होता है। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। ये चेक क्या होता है, चेक एक ऑर्डर बोल सकते हो, पेपर होता है जो बैंक को बोलता है कि भाई इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट में से विड्रॉ करके इसे पे कर दो दूसरे अकाउंट को, फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, जिसके नेम पे बैंक अकाउंट है, जो पैसे पेयर है वो बैंक अकाउंट को एक बिल देता है, वो सॉरी पेपर देता है जो एक इंस्ट्रक्शन की तरह एक्ट करता है बैंक के लिए, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। और किसको पैसे दिए जाते हैं, किसके, जिसका पर्सन का अकाउंट है उसके अकाउंट में से किसको दिए जाते हैं, इन द पर्सन नेम इन विच द चेक हैज बीन इशूड। तो ये हमें चेक की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो इस पेज में से वी हैव कवर्ड फर्स्ट पॉइंट here, second, third and fourth. Now let's come on to the fifth point, which is also very important. On the contrary hand, children tend to just forget this point, so I'm highlighting this as very important. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle the payment without the use of cash. चेक में क्या हो रहा है, हम कुछ कैश ना कि ले रहे ना कि दे रहे, वो सिंपली एक पेपर से काम हो रहा है, कुछ कैश हैंड्स में नहीं यूज हो रहा, तो हम पेमेंट को सेटल कर देते हैं विदाउट द यूज ऑफ कैश, सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट अलोंग विद द करेंसी। ये कह रहा है जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करी जाती है कैसे, मींस ऑफ पेमेंट। यस, मींस ऑफ पेमेंट यूज करते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स को करेंसी के साथ साथ। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस पेज में से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहा है एक्सप्लेन डिमांड डिपॉजिट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है व्हाट इज चेक। ये दोनों बहुत अच्छे से करके जाना। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है लोन एक्टिविटीज, लोन जो बैंक से लेते हैं उसके रिगार्डिंग। अब हम पढ़ते हैं क्या फर्स्ट पॉइंट है, बैंक्स कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि ये वाला आपको याद हो तो, कि ये जो हम कैश बैंक में देते हैं वो सेफ भी रहता है और एक अर्न भी कर लेता है अमाउंट, ये अर्न अमाउंट कर लेता है। इसका ये क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो बैंक है ना वो कुछ अमाउंट पे करता है। अब किसी ने सोचा ये अमाउंट अगर बैंक पे करेगा तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा ना, एक तो बैंक उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सेफ रखने की उसके पैसे, और उसे इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो बैंक को लॉस नहीं होगा। तो अब इसके पीछे एक अलग कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है जो बैंक होता है ना वो जो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन, जैसे मैं अगर 10,000 डिपॉजिट करवा के आई हूँ बैंक के पास, तो वो जनरली सिर्फ 2,000 अपने पास रखेगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि 2,000 ही रखता है, यही रेशियो चलता है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, रेशियो चेंज भी हो सकता है और ये है भी नहीं करंट रेशियो। बैंक सिर्फ एक बहुत छोटा सा अमाउंट रखते हैं जो भी डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक इन इंडिया अब इस टाइम 15% डिपॉजिट के वो कैश रख रहे हैं, मतलब अगर मैं 10,000 दे के आ रही हूँ तो वो 1,500 रुपए रख रहे हैं, बाकी वो लेंड कर रहे हैं। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू रीपे द डिपॉजिट हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। अब आप बोलोगे 15% रख रहे हैं हम, इसका क्या मतलब है, और ये जो बाकी का 85% है ये जा खाना है, क्या होता है एक्चुअली, अगर बैंक को मैंने 10,000 रुपए दिए हैं तो 1,500 वो अपने पास रखेगा, जो बाकी के 8,500 है वो किसको दे देगा, वो उसको बोरोवर को दे देगा, जो पैसे मांगने में तो आता है बैंक से, जरूरी थोड़ा ना सब सेव करवाने ही आते हैं। कोई डिपॉजिटर होता है, कोई बोरोवर होता है, जो बोरोवर है वो पैसे मांगना है तो 8,500 उसे दे दिए बैंक ने, और जो बाकी 1,500 है वो अपने पास रखता है। बैंक क्यों रखता है अपने पास ये जो 1,500 है, वो इसलिए रखता है क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी, फ्यूचर आई मीन उस दिन पे पर्टिकुलर डे पे कोई भी डिपॉजिटर आता है वो पैसे विड्रॉ करता है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है ना वो डिमांड पे विड्रॉ कर सकता है, तो विड्रॉ करते तो एक्चुअली बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो उनकी डिमांड को फुलफिल कर लें।
फर्स्ट पॉइंट डन, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। मैंने बताया जब वो 8500 लोन्स 8500 के लोन्स दे रहे तो मेजर प्रोपोर्शन का तो वो लोन ही दे रहे। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको पता है तो वैसे भी कोविड के बाद तो इतनी डिमांड बढ़ गई है लोन्स की, तो इसलिए वो बहुत मेजर प्रोपोर्शन यूज करते हैं इन चीजों के लिए। कौन? दिस इज डन बाय द बैंक्स। Then the next point is third point. Banks mediate between those who have surplus fund, the depositors, and those who are in need of these funds like borrowers. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इनका क्या मतलब है कि जो बैंक्स होते हैं, मीडिएट मतलब इक्वलाइज करते हैं। इक्वलाइज क्या करते हैं? जो कैश का अमाउंट होता है, क्या किन के बीच में? जिनके पास सरप्लस होता है। सरप्लस फंड्स मतलब जिन जो डिपॉजिटर है, अगर मेरे पास 10,000 रुपए, मैं सिर्फ यूज उसमें से 6,000 कर रही हूँ, बाकी 4,000 में डिपॉजिट करवा के आ रही हूँ, तो मेरे पास सरप्लस कैश था ना 4,000 का, तो मैं बैंक के पास जाके डिपॉजिट करवा रही हूँ, तो मैं क्या बन गई? डिपॉजिटर। एंड द वंस हु आर इन नीड ऑफ दीज वंस लाइक बोरोवर्स, और जिनके पास पैसे की शॉर्टेज है, वो पैसे लेने आएंगे बैंक से, तो बैंक उन्हें 4,000 का 85% दे देगा, तो उन्हें बोरोवर्स बोलते हैं। अब क्या कर रहा है बैंक? इस प्रोसेस से मीडिएट कर रहा है। मीडिएट मतलब इक्वलाइज कर रहा है क्या? कैश का। बैंक चार्ज हायर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब वो अगर इंटरेस्ट को वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिपॉजिट अमाउंट पे, डिमांड डिपॉजिट्स पे, और भी सेफ भी रख रहे हैं, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बैंक को लॉस नहीं होता। लॉस नहीं होता बैंक को। क्यों लॉस नहीं होता? जो बैंक बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करता है वो काफी ज्यादा होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इन 3-4 लाइन में मैंने ये लिखा है एंड वाली में। इनका ये मतलब है, अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वो बैंक के पास जाता है 10,000 रुपए लेने के लिए, तो 10,000 पे जो इंटरेस्ट होगा ना, वो 15% से बहुत ज्यादा होगा। 15% तो बैंक दे रहा है ना डिपॉजिटर को कि ले भाई तू 15% रख इंटरेस्ट के अमाउंट पे। बट जो बोरोवर आएगा ना, हम इंटरेस्ट भी तो पे करते हैं जब हम किसी से कुछ खर्चा खर्चा कह रही हूँ, पैसा हम उधार लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं ना। तो अगर बैंक से हम 10,000 रुपए ले रहे हैं तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट मांगेगा, और जो वो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 15% से जो बैंक डिपॉजिटर्स को ऑफर करते हैं। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है उससे वो रिवेन्यू बनता है। देखो ये पॉइंट मैंने लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज, जो बैंक चार्ज करते हैं बोरोवर्स, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, जो वो पे करते हैं डिपॉजिटर से, इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। और ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज में, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। या तो ये पूछ सकता है एक्सप्लेन लोन एक्टिविटी, या फिर ये पूछ सकता है हाउ बैंक मैनेज इट्स कैश। तो इन तीनों में, इन दोनों में से कुछ भी लैंग्वेज यूज करके वो सेम बात ही अल्टीमेटली पूछ रहा है। यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर कि किस तरीके से वो पूछ सकता है, और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस बता रही हूँ। अब आपके अगर बुक में देखोगे, आपके बुक में ना 2 केसेस दे रखे हैं, एक स्वप्ना का है एंड एक और केस है। अब हम वो 2 केस डिस्कस करते हैं। So let's start with the discussion of those 2 topics. So first situation आती है, फर्स्ट सिचुएशन हमारी जो बुक में एनसीईआरटी में गिवन है वो फेस्टिवल सीजन की है। फर्स्ट पॉइंट सेज दिस, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब लोन। अब इसकी डेफिनेशन देखो, refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods and services in return of future payment. लोन, अगर तुम कुछ लोन ले रहे हो तो बैंक हमें क्या, अब हम बैंक से कुछ पैसे उधार ले रहे हैं तो बैंक हमें क्या करता है? बोरोवर को पैसा दे देता है, और रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो हम वो प्रिंसिपल अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रीपे कर दें। तो यही तो क्रेडिट, यही तो लोन होता है। तो बस डिफाइन क्रेडिट एक 2 मार्कर और 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पॉइंट, टू कंप्लीट प्रोडक्शन इन टाइम सलीम। अब ये ना आपके केस है, ये अब आप सलीम इधर ऐसा आ रहा है, इधर आपके एनसीईआरटी में के 2 सिचुएशंस है उसका पार्ट है ये, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट सेज एज टू कंप्लीट प्रोडक्शन इन टाइम सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। ठीक है, ये आपको केस लर्न नहीं करना, जस्ट टेलिंग यू कि प्रोडक्शन उस सलीम को टाइम पे प्रोड्यूस करने के लिए उसे कुछ वर्कर्स चाहिए थे स्टिचिंग और पेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि वो अकेला इतना सारा काम नहीं कर सकता था। ये जस्ट बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं पूछा जाता।
इन्हें लर्न नहीं करना, बस इधर से आपको एक डिफाइन क्रेडिट लर्न करना है. He has to purchase the raw materials to meet these expenses. Salim obtains loan from two sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. अब उस परचेज रॉ मटेरियल को परचेज करने की जो एक्सपेंसेस हैं, अब वो जो लोन है उसके लिए वो दो सोर्सेज से ले सकता है. फर्स्ट हो सकता है वो लेदर सप्लायर से बोले कि मुझे लेदर अभी दे दो, मैं तुम्हें पैसा बाद में दे दूंगा. या जो सेकंड पॉइंट है ये हो सकता है कि ये एक लोन ले ले कैश में किसी लार्ज ट्रेडर से एक एडवांस पेमेंट 1000 रुपए के लिए, और एक प्रॉमिस कर दे कि वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा बाय द एंड ऑफ द मंथ. ये भी दो सिचुएशन है उसके पास. अब एट द एंड ऑफ द मंथ अब क्या होता है, अब हमने ना इसमें एक बात समझनी है, ये है इसमें जो हमारा हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ कम ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में जो सलीम है, सलीम इज एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. और जो एट द एंड है, एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर. सलीम ऑर्डर डिलीवर कर पाता है एंड गुड प्रॉफिट और रीपे कर पाता है. अब इसका कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे इसका केस का, ये निकला ही ऑब्टेन्स. कंक्लूजन है ये ऑब्टेन करता है क्रेडिट किसने, वर्किंग कैपिटल. मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो उसके नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं उसके लिए वो क्रेडिट लेता है. Here credit plays a vital role and positive role in this situation because he was able to increase his earning. और इस केस में वो अर्निंग इंक्रीज कर पा रहे हैं ना. बट जो सेकंड केस है स्वप्ना का, उसमें यू विल बी नोटिसिंग कि उसके पास बैड डेट हो जाता है. व्हाट इज बैड डेट बताती हूँ मैं. और वो उसकी अच्छी सिचुएशन नहीं होती लोन देने के बाद. अब देखते हैं स्वप्ना में ये दो कॉन्ट्ररी पॉइंट एग्जांपल्स हैं, इन्हें लर्न नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. फर्स्ट पॉइंट है स्वप्ना की प्रॉब्लम का. शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रीपे द लोन. अब वो एक जो मनी लेंडर हो सकता है उससे पैसे लेती है और इस भरोसे ले लेती है जो उसकी हार्वेस्ट होगी ना वो उसे हेल्प करेगी किस लिए, रीपे करने के लिए लोन. मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय द पेस्ट इन द फील्ड. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में तो प्रोबेबिलिटी रहती है चीजें खराब हो जाए, कुछ श्योरिटी नहीं होती ना सक्सेस की. पैसे उसके साथ हो, इसका जो क्रॉप थी वो पेस्ट ने अटैक कर दिया, वो फेल हो गए, सही से ग्रो नहीं कर पाए. थ्रू सपना प्रॉब्लम सपना स्प्रे हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स. अब उसने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड से स्प्रे करा, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस और थोड़े बेटर कंडीशन में क्रॉप्स आ गए. But she is unable to repay the money lenders and the debt grows over the year into a large amount. But थोड़ा डिफरेंस आया, इतना वाइड डिफरेंस नहीं आ पाया कि वो रीपे कर दे अमाउंट को, और इस वजह से एक साल के अंदर जो वो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. सेकेंड सिचुएशन, नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन. अब वो पुराना लोन तो सपना के ऊपर चल ही रहा है, अब वो नेक्स्ट ईयर एक नया लोन लेती है कल्टीवेशन. इट इज नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, और इस साल नॉर्मल क्रॉप होती है, ना कि तो ज्यादा अच्छी क्रॉप हो रही है ना कि ज्यादा बुरी क्रॉप हो रही है जैसे फर्स्ट ईयर में हो. तो इस साल नॉर्मल क्रॉप है बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन्स. अब नॉर्मल तुम्हारी क्रॉप है तो नॉर्मल अर्निंग होगी, नॉर्मल अर्निंग तो तुम जो इस ईयर लोन लिया वही तो कंप्लीट कर पाओगे, प्रीवियस ईयर का लोन नहीं कर पाओगे ना. अब जब ये प्रीवियस ईयर का लोन नहीं कर पाते या जब भी तुम्हारे ऊपर कर्जा वो बढ़ता रहता है या चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं डेट, बैड डेट सिचुएशन या डेट सिचुएशन. आप अकाउंटेंसी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे और बट आगे भी पढ़ोगे, बट बस ये याद रखो अगर तुम कोई भी जो बोरोअर होता है वो रीपे नहीं कर पाता अमाउंट, तो वो एक बैड डेट सिचुएशन में फंस जाता है. तो शी इज कॉट इन बैड डेट, वो डेट सिचुएशन में कॉट हो जाती है. शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ हर लैंड टू रीपे ऑफ द डेट. अब जो प्रीवियस ईयर का जो इसने पॉइंट पे लोन लिया था उसको रीपे करने के लिए उसे अपने एक जमीन का हिस्सा बेचना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट आता है, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स. जो रूरल एरियाज है वहां पर क्रेडिट किस लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, और एग्रीकल्चर में ये सब आते हैं. ये तो बहुत सिंपल पॉइंट था. फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट. रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन इनकम फ्रॉम फार्मिंग. अब जैसे स्वप्ना ने किया वही तो होता है कि सीजन की स्टार्टिंग में वो लोन लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करते कि सीजन के एंड तक हमें अच्छी क्रॉप होगी तो हम वापस कर देंगे और जो इनकम आएंगी उससे हम वापस कर देंगे.
बट जरूरी थोड़ी ना तुम्हारी अर्निंग सही हो, जैसे सपना के साथ फर्स्ट ईयर में नहीं हुई अर्निंग ज्यादा अच्छी, बहुत कम अर्निंग्स हुई, उसकी क्रॉप फेल हो गई। और क्रेडिट इन सपना के पुशेस द बोरोर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ये बैड डेट की ही डेफिनेशन है, आपसे डेट की डेफिनेशन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। ये डेट की सिचुएशन है। क्रेडिट जो होता है, जहां सपना का केस, ये वर्ड काट दो, इन सपना केसेस, ये वाली लाइन काट दो तुम, just cut this line here, इन सपना केस ये काट दो। बस देखो, क्रेडिट पुशेस, व्हेन क्रेडिट पुशेस द बोरोवर into a situation from which recovery is very painful, इसे हम बोलते हैं bad debt situation. So I hope you are able to understand the part 2 of this chapter. I hope you like this video. If you do like, then please do like, share, comment, and subscribe to my channel. It would mean a lot to me. Thank you guys for watching till the end. I'll be very back soon with the part 3 of this chapter. Till then, please support me. It would mean a lot to me. Thank you guys.